हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप लोग एसएससी के एग्जाम के किसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की, ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को हर एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बिल्कुल हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। इससे रिलेटेड और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी यहाँ पर देखेंगे। फिर चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल, सारे एग्जामों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। अब आप लोग हर एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखने को ही मिल जाता है कि या तो पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला कौन थी, या ऐसे पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, या ये क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला गवर्नर, पहली महिला प्रेसिडेंट। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि पहला पहला होता है, वो बहुत पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आप लोगों को पता होगा कि एम फातिमा बीबी। कौन थी? एम फातिमा बीबी। अब यहाँ से ये नोट कर लेंगे कि हाई कोर्ट की पहली महिला कौन न्यायाधीश बनी थी, तो वो लीला सेठ बनी थी। कौन बनी थी? लीला सेठ। तो ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी एम फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वो बनी थी लीला सेठ। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि पहली महिला गवर्नर कौन बनी। पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो ध्यान रखेंगे कि पहली महिला जो गवर्नर बनी थी वो थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो कौन बनी थी, तो ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जब पूछे तो सरोजिनी नायडू। गवर्नर पूछे पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू थी, और कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। और वहीं पर पूछे कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो ध्यान रखेंगे कि पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी सुचेता कृपलानी, और वो भी यूपी की बनी थी। तो यहाँ से अब ऐसा बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, ध्यान रखेंगे पहली महिला गवर्नर यानी कि पहली महिला राज्यपाल, तो ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, जो कि बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे सुचेता कृपलानी जी बनी थी, और दोनों यूपी की ही बनी थी। पहली महिला अगर राष्ट्रपति की पूछ ले तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो पता है द्रौपदी मुर्मू जी थी, है थी नहीं है। और पूछा जाए कि इससे पहले वो क्या थी, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इससे पहले वो झारखंड की गवर्नर थी। और पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, वो बनी थी इंदिरा गांधी। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अब आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है कि यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं और विधानसभा सीटें, यहाँ की तीनों सीटें पूछी जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर राज्यसभा सीटें पूछे तो 31 हैं, और अगर विधानसभा सीट पूछे तो 403 हैं, और 39 है यहाँ पर लोकसभा सीटें। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी यहीं हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी हैं, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें भी यहीं हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय से कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, मैंने भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, जो कि यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी वो बनी थी एम फातिमा बीबी। अब सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 में वर्णन इसका किया गया है। और आर्टिकल 131 में क्या है, 131 से पहले ध्यान रखेंगे आर्टिकल 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 129 में किया गया है, जो कि बहुत पूछा जाता है। बात कर ले आर्टिकल 131, तो आर्टिकल 131 से देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके कुछ आरंभिक अधिकारों का जो
शक्तियाँ हैं, इसकी आरंभिक शक्तियाँ हैं, उसका वर्णन आर्टिकल 131 में है। और आर्टिकल 137 जो है इसमें किया गया है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसके पास है। यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को, उसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 137 में है। और यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 143 इसके द्वारा क्या करता है, ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, यानी कि राष्ट्रपति इससे सलाह ले सकते हैं आर्टिकल 143 द्वारा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। लोकसभा अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बात आगे प्रेसिडेंट के, तो पता होगा कि न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। वेतन इनका 5 लाख होता है। और आर्टिकल, इनसे कुछ रिलेटेड आर्टिकल हैं, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आर्टिकल 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है, इनके शक्तियों का वर्णन 53 में किया गया है। निर्वाचन मंडल का उल्लेख जो है आर्टिकल 54 में किया गया है। निर्वाचन की रीति का वर्णन आर्टिकल 55 में किया गया है। और आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 60 में शपथ का वर्णन है, 61 में महाभियोग का वर्णन है, आर्टिकल 32 में क्या है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। आप लोगों को पता होगा कि ये मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 108 के तहत ये संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। आर्टिकल 85 के द्वारा क्या करते हैं, तो आर्टिकल 108 के द्वारा ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये नहीं करते, वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 143 के द्वारा क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल इन्हें कहा जाता है। और आर्टिकल 76 में इनका वर्णन किया गया है, पता होगा। और ये केंद्र में होते हैं। एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनका वर्णन आर्टिकल 162 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति और श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, ये सब बहुत पूछी जाती हैं और आप लोगों को याद भी होगा, आई होप। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति। हरित क्रांति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके जनक पूछा जाता है। जब विश्व लेवल पर पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन जब भारत में, इंडिया में पूछे कौन है, तो MS स्वामीनाथन जी। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति के विश्व के जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। अच्छा, आलू उत्पादन से कौन से संबंधित है, गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है, वो आलू उत्पादन से। मछली उत्पादन हो गई नीली क्रांति। ध्यान क्या रखेंगे, ये पूछा जाता है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे कि ये पेट्रोलियम जो उत्पादन होता है उससे संबंधित है। उसके बाद श्वेत क्रांति भी ध्यान रखेंगे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो दुग्ध होता है वो श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे दुग्ध उत्पादन से, बहुत पूछी जाती है। रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, गोल क्रांति, ये सब ध्यान रखेंगे। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोगों को पता होगा झींगा उत्पादन से। और उसके बाद एक होता है जो तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है, पीली क्रांति, ये भी ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। उसके बाद 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अभी कल ही आप लोगों को पता है मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। और उसके बाद 1 मई को भी आप लोगों को पता होगा कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है। दीपावली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है।
तो ये क्वेश्चन देखिए, दीपावली को हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से किस महीने को मनाया जाता है? तो दिवाली आप लोगों को पता होगा कार्तिक माह में, और होली, अभी होली आने वाली है, आप लोगों को पता है। ये किस महीने में मनाया जाता है? हिंदू महीने के, तो ये फागुन में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। कार्तिक में क्या मनाया जाता है? दिवाली, और फागुन में क्या मनाया जाता है? होली। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। रक्षाबंधन श्रावण में मनाया जाता है, और जो गणेश चतुर्थी होती है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन माह में। कब मनाया जाता है? अश्विन माह में। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो मैंने ऊपर बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 39 लोकसभा सीटें। वहाँ कितनी राज्यसभा सीटें? 31 है, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 403 है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। सॉरी, जो लोकसभा सीटें हैं वो 39 कहाँ है? तमिलनाडु में। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो 80 हैं। 39 कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ये दूसरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अब आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में पहला नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि सेकंड नंबर पर कौन है। तो सेकंड नंबर पर ध्यान रखिएगा कि लोकसभा सीटें किस राज्य की सबसे ज़्यादा हैं? तो तमिलनाडु की हैं। कितनी है? 39। और जो यूपी की हैं वो, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं? तो ध्यान रखेंगे यूपी की हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं? तो 80 हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि लोकसभा सीटें यूपी में 80 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 31 हैं, और विधानसभा सीट कितनी है? तो 403। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यूपी से इम्पॉर्टेंट है। बाकी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किस राज्य की हैं? तो तमिलनाडु की हैं, और राजस्थान आंध्र प्रदेश की सेम है, 25। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो 2 जून को बना। 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014। आप लोगों को पता होगा कि ये किस राज्य से अलग होकर बना है? तो आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। और आप लोगों को पता होगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, ये कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आप लोगों को पता होगा ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से वो आंध्र प्रदेश से भी होकर जाती है। वो 5 राज्य कौन कौन से? बहुत पूछा जाता है। तो एमपी, यूपी और एपी। एमपी, यूपी, एपी, और छत्तीसगढ़ एक है, और एक कौन सा है? उड़ीसा। तो ये ध्यान रखेंगे, 3 तो पीपी वाले हैं, एमपी, यूपी, एपी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर जाती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये एपी से अरुणाचल प्रदेश में समझिएगा, ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और आप लोगों को ट्रिक भी पता होगी कि यूपी में छतुड़ी आंधी से, उससे भी ध्यान रख सकते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कोशिका, अमृत कोशिका की खोज आप लोगों को पता होगा बोतल में की थी इन्होंने, रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में। जबकि आप लोगों को पता होगा कि जो लुईमन हॉक जी हैं उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, और उन्होंने पॉन्ड वाटर में की थी। स्लाइडन यूनसॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर यहाँ विटामिन की खोज क्या हो जाएगा? फंग। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील, और ए, डी, ई के जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। और कल मैंने आप लोगों को इसके रासायनिक नाम भी बताया था, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कर्बिक, कैल्सिफेरॉल, उसके बाद टोकोफेरॉल, फिलोकोनान। बताया था आप लोगों को सारे विटामिन का रासायनिक नाम, इनके कारण रोग कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर सिराजुद्दौला ने किया था, आप लोगों को पता होगा। और प्लासी युद्ध 1757 में, 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच हुआ था। उसके बाद 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी पूछा जाता है, बक्सर और प्लासी दोनों आप लोगों को पता होगा। और ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 1756, 20 जून 1756। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। और जो डलहौजी हैं इन्हें आप लोगों को पता होगा, डलहौजी हड़प नीति डलहौजी ने चलाई थी। उसके बाद और क्या किया था? इनके समय वुड डिस्पैच आया था जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। और 1753 में इन्होंने रेल चलवाई थी।
भारत में रेल का जनक भी नहीं माना जाता है और मुंबई से ठाणे के बीच चलवाई थी, ये भी आप लोगों को पता होगा। सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो ये कैनिंग है ये गवर्नर थे किस समय, जब हुई थी 1857 की क्रांति, उस समय गवर्नर कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो कैनिंग थे। और पता होगा कि जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो 1858 का जो अधिनियम आया था उसके तहत गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय बना दिया गया था और भारत के पहले वायसराय बनाए गए थे यही कैनिंग। लेकिन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पहले तो स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वायसराय का पद फिर से हटा दिया गया, फिर से गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया। और जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो राइट आंसर होता है माउंटबेटन। क्या होता है? माउंटबेटन। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो श्री राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग राइट आंसर उस समय होगा। और 1757 की क्रांति के समय कौन थे, यानी कि प्लासी, ये क्रांति नहीं पूछा जाता 1757, ये पूछा जाता है प्लासी के युद्ध के समय कौन थे, तब कलाइव हो जाएगा। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और प्रशासनिक सेवाओं का जनक कार्नवालिस को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है, तो 279A में है, ध्यान रखेंगे। 124 में मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थापित है, तो सासाराम में है, ध्यान रखेंगे। कहाँ है? सासाराम में। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और इसके डिजाइन को तैयार किसने किया था, तो आप लोगों को पता होगा किसने किया था, पिंगली वेंकैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। और आप लोगों को पता होगा कि जो कुछ स्लोगन हैं दिए गए हैं, जैसे दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो ये सारे पूछे जाते हैं, आप लोग इन सभी को ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग कई एग्जाम में देखते होंगे कि पूछा भी जाता है। आगे देखिए, कर मत दो किसने कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, तो ये सब स्लोगन आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है और ये सतलुज नदी पर है। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, शक संवत कब शुरू हुआ था, तो शक संवत चालू हुआ था कनिष्क ने चालू करवाया था 78 AD में, और विक्रमी संवत चालू हुआ था 57 BC में। भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं, तो भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं? 9। कितने बनाते हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाएगा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो 4 इधर के हो जाएंगे, 5 इधर के, 9 राज्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा कौन बनाता है, सबसे लंबी, तो गुजरात। लेकिन जब प्रायद्वीपीय भारत इसमें पूछे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर, ध्यान रखेंगे। और राज्य और यूटी मिलाकर पूछे कि सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है, तो ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार, राइट आंसर तब हो जाएगा। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 19 में है। इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, आप लोगों को पता होगा 20 में क्या है और 21 में क्या है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता है
और 20 में क्या है, तो अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है। और आर्टिकल 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। 14 में कानून के समझ समानता है और धर्म जात लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो 15 में है। उसका 16 में क्या है, आप लोगों को पता होगा। 16 में क्या है, सरकारी नौकरी सरकारी नियोजन में अवसर की समानता दिया गया। और 17 में अनटचेबिलिटी के यानी कि छुआछूत के अंत की बात की गई है। और 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये आप लोगों के समता एवं समानता का अधिकार 14 से 18 हो गया और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है 25 से 28। 29 से 30 में क्या है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है केवल अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये थे आपके 6 मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 से 24। 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो USA से। USA से आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। प्रस्तावना को भी यहीं से ली गई, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 को लिया गया है, आप लोगों को पता होगा। और भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी पता होगा। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, तो आर्टिकल 32 को। DPSP राजकीय नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। प्रस्तावना को हमने लिया तो USA से है, लेकिन इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज को हमने कहाँ से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 50, इसमें क्या है, तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अलगाव की बात की गई। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख 39A में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 51 में है। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे, 7 दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में वो किस आर्टिकल में है, तो 300A में दिया गया है और वो कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है, ध्यान रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी करता है, ध्यान रखेंगे। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। न्यूटन बल का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का, ये भी ध्यान रखेंगे। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। डिस्टेंस दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। और बल का मात्रक क्या है, तो ध्यान रखेंगे बल का मात्रक है न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे, ह्वेनसांग थे, फाहियान थे, मेगास्थनीज थे। तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री जो थे वो थे फाहियान थे। कौन थे, फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और ह्वेनसांग जो थे वो दूसरे थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, जो कि बहुत पूछा जाता है, इंडिका है। और ये किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य वंश के संस्थापक। और अभी आप लोगों को पता होगा कि RPF में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था। तो सभी लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इसलिए होता है कि बिंदुसार था या बिंबिसार था, ये कंफ्यूज कर देता है। तो ध्यान रखेंगे कि उनकी एक बिंदु, आप लोगों को पता होगा ना कि विष के कारण वो हुआ था उनका जन्म, तो बिंदुसार। क्या ध्यान रखेंगे, बिंदु। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार, ये ध्यान रखेंगे। अभी RPF में पूछा गया, लेटेस्ट वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। द गाइड के लेखक कौन है, द गाइड के लेखक कौन है, आप लोगों को पता होगा, RK नारायण जी हैं।
द गाइड के लेखक आर.के. नारायण। और गोदान गबन सेवा सदन ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। पद्मावत मोहम्मद किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की, बहुत पूछी जाती है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है। और आप लोगों को पता होगा द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी गांधी जी की ही है। मूक नायक वेटिंग फॉर अ वीजा किसके है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। और क्रिकेट के खिलाड़ियों की तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एडोल्फ हिटलर की माइन कॉम्फ पूछी जाती है। साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट आर्ट्स। तो ये सारी पुस्तक इमरान हाशमी की आप लोगों को पता होगा, द किस ऑफ माई लाइफ। उसके बाद ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला। तो ये सारी पुस्तक ध्यान रखेंगे, बहुत पूछी जाती है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? अब आप लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में मिलते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोगों को पता होगा कि 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और यही कारण है कि आप लोग जानते हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। अब बात आ गई है भारतीय चुनाव आयोग की, तो यहाँ से चुनाव आयोग से जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा हम लोग उसे भी जान लेते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये तो जीके का क्वेश्चन, ये तो करंट का क्वेश्चन मिले, ये तो आप लोग किसी भी एग्जाम में अगर बैठेंगे तो इस समय करंट का क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात आ गई चुनाव आयोग की, तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। किसमें किया गया है चुनाव आयोग का वर्णन? तो आर्टिकल 324 में किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। इतने सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात आ गई कि महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को पता है कि जियोग्राफी से क्वेश्चन ही बनता है। तो महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि कितने महासागर हैं, तो इसको सबको वैसे पता ही होगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये ट्रिक है एक, पैसा ध्यान रखेंगे और पैसा से इन पांचों के नाम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। जानते होंगे आप लोग कि महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीप की बात आए तो आप लोगों को पता होगा 7 महाद्वीप है। अब महासागर 5 हैं, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे गहरा महासागर कौन है? तो सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है और सबसे गहरा गर्त भी इसी में है। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त है। और किस में है ये? तो प्रशांत महासागर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। बात आया कि कॉन्टिनेंट महाद्वीप कितने हैं? तो 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप, लेकिन आजकल सबसे बड़ा नहीं पूछता, ये सबसे सेकंड यानी कि दूसरा पूछता है। दूसरा ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य बना? तो ये सबको पता होगा। और ये अभी हाल ही में पता होगा कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है कि जैविक जो मत्स्य उत्पादन है इसकी शुरुआत भी कहाँ हुई है? तो ये भी सिक्किम में ही हुई है। तो पहला जैविक खेती वाला राज्य भी कौन सा बना? तो सिक्किम बना। और कब बना ये पूछा जाता है। तो जो सिक्किम है ये जैविक खेती का मतलब होता है कि यहाँ पर केमिकल का यूज नहीं किया जाता है कृषि करने में। तो पहला जैविक खेती वाला राज्य जो है वो सिक्किम बना। अब यहाँ नागालैंड आ गया है, तो नागालैंड से आप लोग ध्यान रखेंगे कि नागालैंड में
एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोला जाता है हार्नबिल। तो ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ स्टैटिक से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो वो ध्यान रखेंगे कि नागालैंड में मनाया जाता है। सिक्किम 2016 में जैविक खेती वाला राज्य बना, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेसिक से लग रहे होंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। भारत में पहली ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? अब पता होगा आप लोगों को कि डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, यानी कि भारत में पहली बार रेल किसने चलवाई थी अगर क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर क्या हो जाता है? डलहौजी। आप लोगों को पता होगा कि वुड डिस्पैच जो आया था, बहुत पूछा जाता है कि वुड डिस्पैच जो है वो किससे रिलेटेड है, तो पता होगा एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन पूछा जाता है किसके समय आया था, तो वो डलहौजी के समय ही आया था वुड डिस्पैच जो था। और भारत में रेल सबसे पहले किसने चलवाई थी, तो वो डलहौजी ने ही चलवाई थी। किसने चलवाई थी? डलहौजी ने चलवाई थी। और कहाँ से कहाँ के बीच चलाई थी ये पूछा जाता है स्थान। तो पहली ट्रेन ये हाईलाइट ये नहीं करना था, हाईलाइट मुंबई से ठाणे के बीच, ये 2 स्थान ध्यान रखना है कि पहली बार ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ये ध्यान रखेंगे। कब चली थी बात आती है ये, तो 1853 में। 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, वो डलहौजी ने चलवाई थी और मुंबई से ठाणे के बीच में चलवाई थी। और डलहौजी की बात आ जाए तो डलहौजी से ध्यान रखना है कि डलहौजी के समय वुड डिस्पैच आया था, और डलहौजी था उसी के समय वुड डिस्पैच तो आया था। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि हड़प नीति किसने चलाई थी, तो हड़प नीति चलवाई थी डलहौजी ने ही, ये भी ध्यान रखेंगे। हड़प नीति के द्वारा आप लोग जानते होंगे कि दत्तक पुत्र को गोद नहीं लिया जा, किसी भी यदि आपके संतान नहीं है तो आप किसी दूसरे के संतान को गोद नहीं ले सकते थे, और इसके द्वारा वो क्या करते थे, जिनके बेटे नहीं होते थे उनके राज्य को वो अपने में मिला लेते थे, उस पर अपना अधिकार कर लेते थे। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं होना था, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, ये तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री नहीं आता। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया था मैंने ये सोचकर, क्या भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, ये बहुत पूछा जाता है। तब कैसे ध्यान रखेंगे, रक्षा कौन कर सकता है, जिसके अंदर बल होगा ना। तो ट्रिक अच्छी सी है कि भारत के पहले, यहाँ पर ये मुख्यमंत्री हटाकर रक्षा मंत्री कर लीजिएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे, ये नाम ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए कि भारत की पहली महिला, यहाँ मुख्यमंत्री की बात आई है तो यहाँ से ये ध्यान रखिए कि भारत की पहली, इंडिया की पहली फर्स्ट वुमन सीएम कौन थी। तो भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, तो ध्यान रखेंगे सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। कहाँ की थी, तो यूपी की थी। वहीं पर बात आ जाए कि भारत की पहली महिला गवर्नर या भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, वो ध्यान रखेंगे कि सरोजिनी नायडू जी थी, और वो भी कहाँ की थी, तो यूपी की ही थी। दोनों ध्यान रखेंगे, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू। अगर मुख्यमंत्री पूछे पहली महिला तो सुचेता कृपलानी, और पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल पूछे तो वो हो जाएंगी, कौन हो जाएगी, सरोजिनी नायडू। दोनों यूपी की ही थी, ये ध्यान रखेंगी। बात आ जाए पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर परियोजना किस शहर में शुरू हुई, तो कोलकाता में शुरू हुई, ध्यान रखेंगे। हवा महल कहाँ है, तो वो जयपुर में है, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह तो पूछा जाएगा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, पूछा जाता है चीन का शोक किसे कहा जाता है। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। बात आ जाए कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी। और ह्वांगो नदी को किसका शोक कहा जाता है, चीन का। तो चीन का शोक ह्वांगो नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी। तीनों को ध्यान रखेंगे। और वहीं पर बात आ जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा दामोदर नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत या पूछे
या तो पूछेगा या तो पूछेगा प्रायद्वीपीय नदी या कहेगा दक्षिण भारत। या तो पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत या तो पूछेगा दक्षिण भारत, क्योंकि पता होगा कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो पूछेगी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल से भी एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे जिसका पूछे, लेकिन एक का पूछता जरूर है। तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को कहा जाता है एकता स्थल। अच्छा, शांतिवन किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे किसके, तो ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शांतिवन कहा जाता है। चैत्रा भूमि, चैत्रा नहीं, ये डबल है, मतलब डबल मात्रा है ये। चैत्र भूमि किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के भूमि को कहा जाता है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के, और राजघाट गांधी जी की, ये तो पता होगा कि गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट, इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल, एकता ज्ञानी जैल सिंह का है, चैत्रा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है, और शांतिवन किसका है? तो ध्यान रखेंगे किसका है? शांतिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये सभी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आर्यभट्ट है, ये पहला प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखेंगे। पहली मिसाइल अग्नि थी भारत की। तो भारत का पहला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। निम्नलिखित में से हर्ट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक, बल का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक या कार्य का मात्रक? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य या ऊष्मक मात्रक तो जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या डाइन दोनों होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सबका जान लेंगे। A, B, C, D, E और K इतना होता है। B और C पानी में घुलनशील, और A, D, E, K किस में घुलनशील होते हैं? तो ध्यान रखेंगे A, D, E, K किस में होते हैं? तो वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन A, B, C, D, E और K इनका ध्यान रखेंगे, रासायनिक नाम पूछा जाता है। ये K है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। B का क्या हो जाता है? थायमीन। विटामिन C का क्या होता है? एस्कर्बिक। और विटामिन D का क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन E का क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन K का क्या होता है? फिलोकोनान। तो ये इनके हैं रासायनिक नाम, ये ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन A का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? रेटिनॉल, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप लोग ध्यान रख पाएंगे कि जैसे मैंने भी बताया, याद नहीं हुआ होगा, तो ये ट्रिक है कि रथ पर एक टॉफी है। क्या है? रथ पर एक टॉफी है, और इसके द्वारा आप लोग सभी के रासायनिक नाम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। र से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमीन, पर को हटा दीजिएगा, ए से हो जाएगा एस्कर्बिकम, और का से हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, और एफ से हो जाएगा फिलोकोनान। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इनके रासायनिक नाम को ध्यान रखेंगे। और मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को क्या कि B और C की कमी से B और C किस में घुलनशील हैं? तो ये पानी में घुलनशील या वाटर जो कहें आप लोग। और विटामिन A, D, E के किस में है? तो ये ध्यान रखेंगे वसा में। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? उल्टा पढ़ते हैं, तो कीड़ा इसको मिलाकर हो जाता है। क्या हो जाता है? कीड़ा। तो कीड़ा किस में होते हैं? वसा में। जहाँ मीठा होगा वहीं तो कीड़े इकट्ठे होते हैं, तो कीड़ा वसा में हो जाएगा। और बी और सी किस में हो जाएंगे? पानी में। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो सभी को ये पता होगा कहाँ है? असम में है। कहाँ पर है? असम में। असम में कौन से, इस मंदिर में कौन सा मेला लगता है? बहुत पूछा जाता है। तो अम्बुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा के कुछ मंदिर हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। कौन सा है? लिंगराज मंदिर। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ का है? तो उड़ीसा का। वैसे ध्यान रखेंगे जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में है। तो जगन्नाथ मंदिर भी बहुत पूछा जाता है कहाँ का है? तो उड़ीसा पुरी में है।
लिंगराज मंदिर भी यहीं है, ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है पता होगा, माउंट आबू कहाँ, राजस्थान में है, बहुत पूछा जाता है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में, जिसे ब्लैक क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। और उसके बाद एक कोणार्क मंदिर कंबोडिया देश में भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये मंदिर कुछ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, बहुत पूछा जाता है, महाबलेश्वर तमिलनाडु। तो कुछ मंदिर हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से, गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए। बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B1। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ध्यान रखेंगे सारे। यामिनी कृष्णमूर्ति तो पूछी ही जाएंगी, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इनकी डेथ हो चुकी है, तो 2024 में हुई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों होगा ऑप्शन में, तो दोनों सही होगा। तो ध्यान रखेंगे कि भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या, अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अ पैशन ऑफ डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, अ पैशन ऑफ डांस। और ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से जुड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। कितने क्लासिकल डांस है आप लोगों को पता होगा, 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है, तो ये 2 हैं कहाँ के, केरल के, ये भी ध्यान रखेंगे। कथक कहाँ का है, तो यूपी का। कथक कहाँ का है, यूपी का। और एक है कुचिपुड़ी, कहाँ का है वो, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी है एक, उड़ीसा का ही है। मणिपुरी है, मणिपुरी का ही, मणिपुर का है। और एक सत्रिय है जो कि कहाँ का है, असम का। तो 8 क्लासिकल डांस हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। पेंच नेशनल पार्क, तो पेंच हो गया, पन्ना हो गया, उसके बाद जो कृष्ण भगवान के नाम होते हैं, कान्हा हो गया, उसके बाद बांधवगढ़ हो गया, संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया। ये सारे कहाँ के हैं, MP के हैं। कहाँ के हैं, MP के हैं, ध्यान रखेंगे। और राइट आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। तो ये चांद प्रभा कहाँ का है, तो आप लोगों को पता होगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा का सुल्तानपुर ग्लेशियर है, पता होगा। उसके बाद दर्रा, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है, ध्यान रखेंगे। केवला नेशनल पार्क कहाँ का है, वो भी राजस्थान का ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ का है वो, असम का है। तो कुछ नेशनल पार्क हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। बात आगे संविधान की, तो यहाँ से थोड़ी बेसिक बातें जान लेते हैं। संविधान सभा प्रेम, आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, आप लोगों को पता होगा। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो 389 मेंबर थे। और पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ से, किस प्रांत से संबंधित थे, तो वो बंगाल से संबंधित थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं इसमें सम्मिलित थी, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आप लोगों को पता होगा 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में क्या प्रियम्बल प्रस्तावना को पेश किया था, जो स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि संविधान को जब पारित किया गया, तब उसमें कितने लोगों ने, टोटल 389 थे, तो उसमें सिग्नेचर कुल कितने लोगों ने किया था, तो 284। सारी बातों को ध्यान रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है प्रियम्बल में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो मात्र 1 बार हुआ है। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 नए शब्द उसमें जोड़े गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हम लोगों को, भारतीय संविधान के उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया,
तो ध्यान रखेंगे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अच्छा, इसे कैसे ध्यान रखते हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वां 1976 में हुआ था या 44वां। तो ध्यान क्या रखना है, 4 2 कितना हो जाता है 6, तो 1976, और 4 4 कितना हो जाता है 8, तो जो 44वां है वो 1978 में हो जाता है। तो 42वां मात्र संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। आप लोगों को पता होगा कि केशवानंद भारतीय केरलवाद हुआ था, जिसमें स्वीकार किया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, उसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। तो उसी के द्वारा फिर इसमें हुआ था ये, क्योंकि उसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में हो सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं हो सकता। आगे देखेंगे हम लोग, पूछा जाता है कि केशवानंद भारतीय केरलवाद कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे कब हुआ था। बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, वो क्या थे, तो क्या थे आप लोगों को पता होगा, क्षत्रिय थे। क्या थे, क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे। और वो किस गढ़ से संबंधित थे ये भी पूछा जाता है, तो शाक्य गढ़ से थे, ये भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध संगति 4 हुई हैं, आप लोगों को पता होगा कितनी हुई हैं, 4। पहली कहाँ हुई है, राजगिरा, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन कश्मीर, ये 4 हुए हैं। और चारों के उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु थे, फिर कालाशोक थे, फिर अशोक थे, फिर कौन थे, कनिष्क। तो सम्राट अशोक तीसरी में थे, ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कौन थे, फिर से देखेंगे, पहले कौन थे, अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ये ध्यान रखेंगे। पहली राजगिरा, दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली, तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। तो चारों बौद्ध संगति को ध्यान रखेंगे। और जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्यगढ़ से थे और वो एक क्षत्रिय थे। सिग्मोत्सव कहाँ होता है, तो सिग्मो, जेवियर, वांड्रम, चिक्कलकालू, सांजाओ, वास्को, ये सभी कहाँ के थे, उत्सव कहाँ के हैं, तो गोवा के हैं। सारों को ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्मो, वांड्रम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और यहाँ से ध्यान रखना चाहे तो आंध्र प्रदेश से आप लोगों को पता होगा, फ्लेमिंगो एक है, कल्याणी अम्मा विशाखा है, जो कि बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश का कौन कौन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो अब आप लोगों को पता है कि इसमें फिक्स है, या तो पूछा जाएगा कि गुप्त यानी कि किस वंश के समय को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये पूछा जाता है। एक पूछ लिया जाता है कि आप लोगों को पता है कि हर्षण किसके दरबारी कब हैं, बाण भट्ट किसके दरबारी कब थे, पहला आने वाला चीनी यात्री कौन था। तो ये सब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं, तो बिल्कुल इन्हें रट लेना है। तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। और यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि जो समुद्रगुप्त थे उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ये भी ध्यान रखेंगे। और आइए अब यहाँ से गुप्त वंश के जो क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, और एक पूछा जाएगा कि अंतिम शासक कौन थे। तो यहाँ से एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश के शासक को याद करने की एक ट्रिक अच्छी सी है, क्या, सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त। ये ट्रिक अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, यहाँ से सारे शासक याद हो जाएंगे। देखिए, सा से हो जाएगा श्रीगुप्त, चा से हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर सा से हो जाएगा समुद्रगुप्त, फिर चा से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर का से क्या हो जाएगा कुमारगुप्त, और सा से क्या हो जाएगा स्कंदगुप्त, भागा से हो जाएगा भानुगुप्त, और लास्ट में है विष्णुगुप्त, तो लास्ट में हो जाएंगे विष्णुगुप्त। तो ये ट्रिक याद रखेंगे, सारे शासक अच्छे से याद हो जाएंगे आप लोगों को। और पहले शासक श्रीगुप्त संस्थापक हो जाएंगे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त हो जाएंगे। यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्यान रखेंगे कि इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी,
और यहाँ से समुद्रगुप्त को ध्यान रखेंगे कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश से जितने क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है गुप्त वंश से। तो यहाँ के जो चांदी के सिक्के थे उसे रौप्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता था? रूप्यक। और यहीं से पूछा जाता है कि हर्षेड किसके दरबारी कवि थे। तो हर्षेड किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त के थे। और यहीं से ध्यान रखेंगे आप लोग क्या कि जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि एक सिक्का मिला है जिस पर ये बीजा बजाते हुए उस पर छपे हैं। तो पूछा जाता है कि किस शासक की पिक्चर जो है वो बीड़ा बजाते हुए सिक्के पर छापी गई है। तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेड थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पूछा जाता है इंडिका किसने लिखी है। तो इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति ऐसे पूछी जाती है किसने लिखी है? तो हर्षेड ने लिखी। प्रयाग प्रशस्ति हर्षेड ने लिखी है। इंडिका किसने लिखी ये भी ध्यान रखेंगे, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। और वहीं पर ध्यान रखेंगे आप लोग बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, आप लोगों को पता होगा। तो वैसे वो क्वेश्चन लोग बाद में कर लेंगे, नहीं तो यहीं पर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित आप लोगों को पता होगा किसने लिखी है। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो वैसे अभी ध्यान रखिए चाहे नहीं, हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से उसे भी करेंगे। लेकिन यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है। तो हर्षेड। क्योंकि अब हम गुप्त वंश के क्वेश्चन को नहीं लेंगे, एक बार मैंने जो क्वेश्चन ले लिया आप लोग उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति हर्षेड ने लिखा। किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? वो दरबारी कवि नहीं थे मेगास्थनीज, वो आए थे बाहर से। और वो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, पूछा जाता है। और उनकी पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? इंडिका। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो वेटिकन। यहाँ से ये ध्यान रखना है कि वेटिकन विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन विश्व का सबसे छोटा देश है। और रूस विश्व का रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोनों ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा देश और सबसे बड़ा देश, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन, उसके बाद मोनाको, फिर नौरू, फिर तुसारू। ये मैंने क्रम में लिख दिया है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो। क्या है? वेटिकन, मोनाको, नौरू और तुसारू, ये सबसे छोटे देश हैं। सबसे पहले ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और सबसे बड़ा देश आप लोगों को पता है रूस है। और उसके बाद कौन सा है? भारत किस नंबर पर है ये पूछा जाता है। तो हमारा प्यारा इंडिया विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। वैसे आप लोगों ने ट्रिक भी याद की होगी, RCCI, BAI, AKS, इसके आधार पर जो विश्व के 10 सबसे बड़े देश हैं उनकी लिस्ट याद होती है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को ध्यान से ये रख लेना कि सबसे छोटा देश वेटिकन है, सबसे बड़ा देश रूस है। और भारत विश्व में किस नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर? तो 7वें स्थान पर है। ये ध्यान रखेंगे। और ये भी अगर ध्यान रखना चाहें कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्योंकि आजकल पेपर में पहला नहीं आता, दूसरा ही पूछा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, दूसरी धातु कौन सी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है दूसरे नंबर वाला पूछा जाता है, क्योंकि पहले वाला सभी रटते। तो रूस के बाद कनाडा ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। और विश्व का सबसे छोटा दूसरा देश कौन है? तो मोनाको, ये भी ध्यान रखेंगे। सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा वेटिकन में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन द्वीप से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आता है तो। पम्बन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन किस स्थान या किस राज्य में है? तो पम्बन द्वीप किस राज्य में है? आप लोगों को पता होगा पम्बन द्वीप यहाँ है, कहाँ? यहाँ तमिलनाडु में। राइट आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। व्हीलर द्वीप और पारादीप यहाँ उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और पम्बन द्वीप यहाँ तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग।
साला सीट द्वीप यहाँ महाराष्ट्र में है, अगर ध्यान रखना चाहे पूछा जा सकता है तो ये भी ध्यान रखेंगे। लक्षद्वीप आप लोगों को पता ही है यहाँ पर है, और अंडमान निकोबार यहाँ है। तो ये राज्य पूछता है यही, पम्बन द्वीप पूछता है, और पारादीप व्हीलर द्वीप पूछता है। सालासीर द्वीप भी पूछता है। तो पम्बन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु में, राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में पूछे तो व्हीलर द्वीप और पारादीप ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में सालासीर द्वीप, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। मिर्च में तीखापन, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च का रंग लाल क्यों होता है। तो मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है, और मिर्च का रंग जब लाल पूछ ले किसके कारण होता है तो ध्यान रखेंगे कैप्सेथिन के कारण। और यही से ध्यान रखें एक क्वेश्चन और, एसिड अम्ल आप लोगों को पता होगा, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोनों ध्यान रखेंगे कि कौन नीले से लाल कर देता है, कौन लाल से नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। अब साइंस से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सामान्य साइंस से, जनरल साइंस से। तो किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से अनेमिया रोग होता है, और प्रोटीन की कमी से क्वाशियकोर रोग होता है। देख लीजिए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अनेमिया, ये भी पूछा जाता है। आयरन की कमी से घेंघा रोग, घेंघा रोग क्या होता है पता होगा आप लोगों को, ये यहाँ गले में सूजन आ जाती है, उसे कहा जाता है घेंघा रोग। तो किसकी कमी से होता है, ध्यान रखेंगे किसकी कमी से होता है। तो ध्यान रखेंगे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब गांधी जी से एक क्वेश्चन ना आए ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है, आएगा जरूर एक क्वेश्चन। गांधी चाहे किसी भी शिफ्ट में आए लेकिन आएगा जरूर। गांधी जी, अब गांधी जी से कई क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने कई सारे आंदोलन किए थे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, 9 जनवरी 1915। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 6 दिन में आप लोगों के पूरे सिलेबस को कवर करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पांस आया नहीं उस पर अच्छा, इसलिए मैंने वो सीरीज बंद कर दी। सिर्फ मैंने एक पॉलिटी का वीडियो डाला है, तो अगर आप लोग उसे देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। उससे 2 नंबर बिल्कुल आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915। और इसी कारण आप लोगों को पता होगा कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार आयोजन कहाँ करवाया गया था, तो उड़ीसा में। ये करंट का क्वेश्चन बनेगा। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। अब गांधी जी से यहाँ थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए जो आ सकते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन कब किया था, तो दोनों किया था 1918 में। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद फिर क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1916 में ध्यान रखना चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि उन्होंने एक आश्रम की, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन ये किया। उसके बाद 1920 में आप लोगों को पता होगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को, आप लोगों को पता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, चौरी चौरा कांड हुआ। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहाँ पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। इसमें क्या हुआ था कि एक थाने को कुछ लोगों के द्वारा जला दिया गया था। उसमें एक थानेदार और कई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी उसमें जलकर मर गए थे। तो जिसके कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को क्या किया, इस आंदोलन को वापस कर दिया, बंद कर दिया, रोक दिया। तो पूछा जाता है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया,
कब रोक दिया, तो 11 फरवरी 1922। अगर ये 11 फरवरी डेट ध्यान न रख पाए तब भी ये ध्यान रखेंगे 1922 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब की, तो 1922। शुरू कब किया, 1920, समाप्त कर दिया 1922 में। किसके कारण, तो चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ था उसके कारण। अच्छा, 1922 में ये हुआ, उसके बाद 1923 में क्या हुआ ये ध्यान रखेंगे। जैसे ही गांधी जी ने इसे बंद किया, गांधी जी ने जैसे ही इसे बंद किया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। पता होगा आप लोगों को, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जी द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया इलाहाबाद में। ये भी पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 1923 में किया गया था। किसके द्वारा, तो चित्तरंजन दास जी द्वारा, और किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू, दोनों लोगों ने मिलकर इसका गठन किया था। और इसके बाद 1924 में गांधीदास समझौता भी हुआ था, जो कि बहुत पूछा जाता है कि गांधीदास समझौता कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी गठन, 1924 में गांधीदास समझौता। और उसके बाद से अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, फिर गांधी जी ने बाद में क्या चालू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चालू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब से, 1930 से 1934 तक ये चला था। बहुत ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। और जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ तो किसके द्वारा इसे चालू किया, तो 6 मार्च को क्या हुआ था, 6 मार्च को गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी, और ये जाकर 12 मार्च को ख़त्म हुई थी। टोटल 34 दिन ये यात्रा चली थी। तो ध्यान रखेंगे 1930 से 1934 तक क्या हुआ था, ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन किया था, सविनय सवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी और उस समय इरविन थे, आप लोगों को पता होगा। तो गांधी और इरविन समझौता हुआ था कब, 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस, उसमें आप लोगों को पता होगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो 1931 वाले में ही लिया था। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि 1931 वाले में लिया था, क्योंकि इसमें गांधी इरविन समझौता हो गया था। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही ये सारे इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 मत भूलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल, मैंने कई बार करा दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो अब ज़्यादा अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी उसे बार बार रिवाइज करिए, वो तो बिल्कुल मत भूलिए। तो ये सारे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, तो यही करना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, अब मैंने बता दिया पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। कहाँ की थी, तो यूपी की। पहली महिला सीएम पूछ ले तो सुचेता कृपलानी, वो भी यूपी की ही थी। पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल जी थी। और उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री तो वो कौन थी, इंदिरा गांधी। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू जी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1924 में किसने की थी, तो 1924 में किसने की थी, गांधी जी ने की थी, बेलगांव में। और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। गांधी जी ने कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन देश के राजधानी से एक क्वेश्चन बनेगा, या तो मुद्रा पूछा जाएगा या तो उनकी कैपिटल पूछी जाएगी। तो कतर की राजधानी क्या है, कतर की राजधानी क्या है, कतर देश की राजधानी दोहा है। अच्छा, बैंकॉक किसकी राजधानी है, तो थाईलैंड की। पेरिस किसकी है, तो इसे कोई नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि इस बार ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, पेरिस ओलंपिक से एक क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। तो अब की बार ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में। और पेरिस किसकी कैपिटल है, तो फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, बहुत पूछा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो डॉलर। ध्यान रखेंगे। तो
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई? कैनबरा। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। बैंकॉक थाईलैंड की है। और कतर की राजधानी दोहा है। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। और देश की अगर आप लोगों को, जैसे आप लोगों को पता होगा कि चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। वहाँ की जो मुद्रा है उसे युआन कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा क्या है? तो येन है। बांग्लादेश की राजधानी या कैपिटल ढाका, वहाँ की करेंसी टका है। जैसे पूछा जाए भूटान का, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ की जो कैपिटल है वो थिम्पू है और वहाँ की जो करेंसी है वो नुगल ट्रम है। बांग्लादेश आप लोगों को पता है। म्यांमार की आप लोगों को पता होगा। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं? मलेशिया। कुआलालंपुर राजधानी, करेंसी वहाँ की रिंगिट। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने याद किए होंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये मैंने संविधान वाला वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, वहाँ से 2 नंबर फिक्स हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में कहा है, दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो छुआछूत की अनटचेबिलिटी की बात की गई है, उसके अंत की बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, दोनों करके पूछा जाता है। एक क्वेश्चन किस में दिया गया है? तो जीवन का अधिकार, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21 में है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? समान नागरिक संहिता, ये 4 मैंने बताया था। देखिए 4 बिल्कुल सेम है ना। तो समान नागरिक संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में। 40 में पंचायत है। 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई। और आर्टिकल 50 में क्या है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग होने की बात की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो 7 से 8 क्वेश्चन आना है, मैंने उसके डबल क्वेश्चन इसमें लिया था, 15 क्वेश्चन। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अब पूछा जाता है कितने महाजनपद थे, तो टोटल महाजनपद कितने थे? तो अंगुत्तर निकाय। और आप लोगों को पता होगा कि इससे साक्ष्य मिला था सबसे पहले, तो इसके द्वारा बताया गया था कि 16 महाजनपद है। उसमें से किसी भी जनपद की राजधानी पूछा जा सकता है, या उनमें से पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा इसमें से कौन सा महाजनपद नहीं है, तो उसके नाम भी ध्यान होना जरूरी है। कौन सा है? तो मगध, अंगवज, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुर, पांचाल, सूरसेन, चंदी, मत्स्य, अस्मक, काम्बोज, गांधार। ये 16 महाजनपद है, ध्यान रखेंगे। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।